हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं रैट टेक्नोलॉजीज विद जीत घोष। इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलता है रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग के ऊपर वेरियस यूनिक टॉपिक्स पर वीडियो, जो आपको बनाता है यूनिक, जो आपको बनाता है नॉलेजेबल और एक बेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक अपडेटेड यूनिक टॉपिक्स पे वीडियो को देखते रहिए। तो बेसिकली आज को हम लोग एमआर एग्जामिनेशन का एक बेस्ट टॉपिक को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस बेस्ट टॉपिक को जान के आप अपने आप को एक बेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट बना सकते हैं। एंड टुडेज टॉपिक इज एमआरआई एग्जामिनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एमआरआई एग्जामिनेशन इन द प्रेग्नेंट पेशेंट। तो हमारे पास कई तरह के पेशेंट आते हैं और कुछ इस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं जो प्रेग्नेंट होते हैं। तो हम लोग को पता है कि हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारे इमेजिंग मोडालिटीज़ होते हैं, जैसे कि एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है एंड अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। तो इन सब मोडालिटीज़ में से जो मोस्ट कॉमनली एंड रूटीनली जो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन को प्रेग्नेंट पेशेंट पे परफॉर्म किया जाता है वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बेसिकली हम लोग परफॉर्म करते हैं टू एग्जामिन द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। बिकॉज ये ऐसा माना जाता है कि अल्ट्रासाउंड जो है इज द मोस्ट सेफेस्ट इमेजिंग फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। लेकिन कुछ इस तरह का पैथोलॉजी होता है, कुछ इस तरह का डिजीज़ या फिर एबनॉर्मलिटीज फीटस में रहता है जो कि अल्ट्रासाउंड से उसको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड के मदद से उसको कैरेक्टराइजेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। एंड इन दैट सिचुएशन एमआर एग्जामिनेशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बेसिकली हम लोग एमआरआई एग्जामिनेशन एक प्रेग्नेंट पेशेंट पर तभी करते हैं जब हम अल्ट्रासाउंड के मदद से डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलता है या फिर कुछ इस तरह का पैथोलॉजी हमें अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है जिस पैथोलॉजी को हम लोग प्रॉपर्ली असेसमेंट नहीं कर पाते अल्ट्रासाउंड के मदद से। तो इन दैट सिचुएशन हमें इस पेशेंट का एमआरआई करना बहुत जरूरी हो जाता है टू डिटरमाइन दैट क्वेश्चन मार्क्स जो हमें नहीं मिल रहा है अल्ट्रासाउंड इमेजेस से, ठीक है। सो जनरली अभी आपके मन में क्वेश्चन अराइज करेगा कि भाई हम लोग एमआरआई जब करेंगे पेशेंट के शरीर में, जो पेशेंट प्रेग्नेंट है, क्या उसके लिए एमआर एग्जामिनेशन सेफ है कि नहीं। तो बेसिकली आज को इस टॉपिक पे हम लोग वेरियस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज को हम लोग जानेंगे कि एमआरआई पेशेंट के लिए कितना सेफ है यार और कितना अनसेफ है। हम लोग एमआरआई एग्जामिनेशन जब करेंगे तो पेशेंट को गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, अगर करेंगे तो क्या होगा, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, करना चाहिए कि नहीं, ठीक है, ये हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि मतलब अगर एमआरआई को एग्जामिनेशन को परफॉर्म करना है तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें लेना चाहिए उस प्रेग्नेंट पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ों के विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उसको जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए कंप्लीटली आप लोग देखते रहिए। तो बेसिकली एमआर एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है both for the pregnant women for the maternal pathology detection as well as for the neonatal pathology detection। मतलब जो बच्चा जो पेट में है उसका पैथोलॉजी को भी देखने में मदद करता है, साथ ही साथ जो है जो मैटरनल जो पैथोलॉजी है उसको भी अच्छी तरह से देखने में हमें एमआर एग्जामिनेशन को मदद करता है। तो बेसिकली एमआर एग्जामिनेशन नियोनेटल जितना भी पैथोलॉजी है, जैसे कि उसका पेशेंट का जो सीएनएस एबनॉर्मलिटी को देखने में मदद करता है, उसके बाद कुछ नेक या फिर फेरेंजियल कोई एबनॉर्मलिटीज़ है तो उसको अच्छी तरह से डिलीनेट करने में एमआरआई मदद करता है। देन तीसरा चीज़ है पेशेंट को अगर कोई हर्निया है, डायफ्रामेटिक हर्निया है तो उसको प्रॉपर्ली डेमोन्स्ट्रेट करता है। साथ ही साथ पेशेंट को अगर कोई इंटेस्टिनल पैथोलॉजी है उसको भी अच्छी तरह से दिखाने में हमें मदद करता है। साथ ही साथ कुछ मैटरनल पैथोलॉजी को भी अच्छी तरह से डिलीनेट करता है हमारा एमआरआई, जैसे कि सबसे पहला है अगर पेशेंट को एपेंडिसाइटिस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर पेशेंट को एपेंडिसाइटिस का फीचर्स दिखाई दे रहा है या फिर सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो एपेंडिसाइटिस को भी डायग्नोस एंड डिलीनेट करने में हमारा एमआरआई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ पेशेंट को अगर कोई एब्डोमिनल दूसरा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो उसको भी अच्छी तरह से डायग्नोस करने में एमआरआई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करता है, ठीक है। सो कभी कभी जो होता है हमें एमआर एग्जामिनेशन तब परफॉर्म करना पड़ता है जब हमें कुछ पैथोलॉजी दिखता है उस इमेजेस में, और पैथोलॉजी को और भी अच्छी तरह से एनहांस करने के लिए हम लोग को कभी कभार जो है गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अगर जब पेशेंट प्रेग्नेंट होता है तो उसको गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर हम लोग पेशेंट का शरीर में
अगर हम लोग गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करेंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो फिर क्या होगा। एक्चुअली हमें पता है कि जो डेवलपिंग फीटस होता है, ठीक है, तो उसमें हमारा जब हम लोग पेशेंट का शरीर में गैडोलिनियम बेस्ड इंजेक्शन को कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम लोग पुश करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, वो फीटस के अंदर में जाएगा। उसके बाद वो फीटल किडनी के मदद से जो है वो गैडोलिनियम क्या होगा, एक्सक्रीट होगा। तो एक्सक्रीट होने के बाद वो एमिनियोटिक फ्लूइड में जाके मिक्स हो जाएगा, और एमिनियोटिक फ्लूइड में जाके मिक्स होने के बाद अगेन वो फीटल मतलब फीटल किडनी में जाएगा। मतलब जो थोड़ा थोड़ा देर बाद जो है जो एमिनियोटिक फ्लूइड जो है वो इनटेक किया जाता है, ठीक है। जो डेवलपिंग बेबी है उसके वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा बाद क्या उसको इनटेक करता है एमिनियोटिक फ्लूइड को, जिसकी इंजेस्ट करता है, जिसके वजह से क्या होता है, कंटिन्यूअस रिसर्कुलेशन होता जाता है। फीटल किडनी से तुम्हारा जो गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट है वो निकलता है, फिर एमनियोटिक फ्लूइड में जाता है, फिर एमनियोटिक फ्लूइड इंजेस्ट करता है डेवलपिंग बेबी, फिर उसमें क्या होता है, फिर एमनियोटिक फ्लूइड जो है फिर फीटल किडनी में जाता है, फिर एक्सक्रीट होता है। इस तरह से क्या होता है, सर्कुलेट होते रहता है, और ये सर्कुलेशन तब तक होता रहता है जब तक जो नॉर्मल बैलेंस है बिटवीन द एमनियोटिक फ्लूइड, कंसंट्रेशन ऑफ गैडोलिनियम इन द एमनियोटिक फ्लूइड एंड द फीटल किडनी, इसका एकदम बैलेंस जब तक नहीं मेंटेन हो जाता। तो जैसे ही मेंटेन हो जाएगा उसके बाद जो है वो गैडोलिनियम का रिसोल्यूशन बंद हो जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा वो गैडोलिनियम क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड में मतलब एक फ्री गैडोलिनियम सेपरेट हो जाएगा। तो ये फ्री गैडोलिनियम जब सेपरेट हो जाएगा तो इट बिकेम टॉक्सिक, ठीक है, और फिर वो बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज क्रिएट कर सकता है। तो इसके वजह से जो है मेनली हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंजेक्शन हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जब अगर प्रेग्नेंट वुमेन को अगर हम लोग गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करेंगे तो देयर इज अ चांसेस कि जो डेवलपिंग फीटस है उसको नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस हो सकता है, ठीक है, तो जिसके वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। साथ ही साथ ऐसा भी देख पाया गया है कि गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंजेक्शन देने से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो डेवलपिंग फीटस है उसका ब्रेन में जो है ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया का डिपोजिशन हो जाता है, और साथ ही साथ टीरोटोजेनिक इफेक्ट भी बहुत सारा देखने के लिए मिलता है। इसीलिए गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को जनरली रिकमेंडेशन ये है कि यूज़ ना किया जाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। लेकिन अभी एक क्वेश्चन अराइज आ जाएगा कि अगर पेशेंट को बहुत ज़रूरत है जिसमें हमें पैथोलॉजी को अच्छे से इन्हांस करने के लिए गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करना ही होगा, तो क्या हम नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है, हम लोग गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ कर सकते हैं एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ फूड एंड ड्रग एजेंसी। हम लोग गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का तब भी यूज़ करेंगे जब हमारा जो बेनिफिट है इट शुड बी हायर देन द रिस्क ऑफ द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट का रिस्क से ज़्यादा पेशेंट का अगर बेनिफिट होगा तभी जाके हम लोग ये गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का जब हम लोग यूज़ करेंगे तो हमें जितना कम अमाउंट में गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट का डोज हम लोग दे सकते हैं उसका ट्राई करना है। और साथ ही साथ लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया या फिर आइसो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया अगर हम लोग पेशेंट के शरीर में इंजेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा है, जिससे पेशेंट का जो रिएक्शंस होगा ड्यू टू द कॉन्ट्रास्ट मीडिया और द इफेक्ट होगा और या फिर जो रिस्क होगा कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वजह से वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वी ऑलवेज हैव टू एनालाइज द रिस्क बेनिफिट एनालिसिस, वी ऑलवेज हैव टू परफॉर्म रिस्क बेनिफिट एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड टेक अ डिसीजन कि हमें पेशेंट के शरीर में गैडोलिनियम को इंजेक्ट करना है या फिर गैडोलिनियम को इंजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सो रिस्क बेनिफिट एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो जनरली जब भी पेशेंट का हम लोग MRI स्कैन करते हैं तो ऐसा पाया गया है रिसर्चेस में कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमें MRI एग्जामिनेशन प्रेग्नेंट पेशेंट का नहीं परफॉर्म करना चाहिए। इसका कारण ये है कि कई सारे पेशेंट्स का जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में MRI एग्जामिनेशन को परफॉर्म किया गया था, एंड ऐसा पाया गया है कि 21st वीक से जो है कई पेशेंट का जो है एबॉर्शन के तरह बहुत सारा फीचर्स देखने के लिए मिला, ठीक है, जिसमें कि पेशेंट्स का स्टिलबर्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पेशेंट का एबॉर्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, साथ ही साथ बहुत सारा डेवलपमेंटल एनोमलीज एबनॉर्मलिटीज देखने के लिए मिला। उसके बाद साथ ही साथ पेशेंट्स का मतलब एक हियरिंग लॉस, ट्यूमर का डेवलपमेंट, ठीक है, तो बहुत सारा जो है कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिला, एबनॉर्मलिटीज देखने के लिए मिला जब भी पेशेंट को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एग्जामिन किया गया,
ठीक है। इसीलिए रिकमेंडेशन ये है कि पेशेंट को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर बहुत नेसेसरी नहीं है तो एमआर एग्जामिनेशन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर करना भी है तो अगेन वी हैव टू परफॉर्म द रिस्क बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। उसी के बाद जो है हम लोग जा करके एमआर एग्जामिनेशन को परफॉर्म करेंगे। तो अभी हम लोग जानेंगे कि अगर हमारे रियल टाइम में जब हम लोग अपने डिपार्टमेंट में बैठे होंगे मशीन के सामने और हमारे पास पेशेंट आएगा, प्रेग्नेंट पेशेंट आएगा उसका एमआर एग्जामिनेशन को परफॉर्म करने के लिए, तब हम लोग को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हमें पेशेंट का हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट का चीफ कंप्लेंट लेना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ पेशेंट को प्रॉपर्ली स्क्रीन करना जरूरी है कि पेशेंट के शरीर में कोई मेटलिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इम्प्लांट या फिर प्रोस्थेसिस लगा हुआ है कि नहीं। हाँ, तो वो बेसिकली हम लोग हैंडल मैग्नेट से हम लोग चेक करते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को जो है अगर मतलब डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो अंडर द एडवाइस ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट, अंडर द एडवाइस ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट, बाय परफॉर्मिंग द रिस्क बेनिफिट एनालिसिस अगर करना है तो उनका परमिशन लेना है। और उनका परमिशन लेने के बाद जो है पेशेंट को चेकलिस्ट फॉर्म को फिल आउट करवाना है, जिस चेकलिस्ट फॉर्म में पेशेंट अपने बारे में सब कुछ बताएगा कि उसको कोई प्रायर हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन है कि नहीं, उसके शरीर में कोई इम्प्लांटेशन लगाया हुआ है कि नहीं, या फिर पेशेंट क्लॉस्ट्रोफोबिक है कि नहीं, उसको अंधेरे से डर लगता है कि नहीं, या फिर छोटा जगह पे रहने से डर लगता है कि नहीं, इस तरह का, या फिर कोई मेडिसिन से पेशेंट को एलर्जी है कि नहीं, इस तरह का बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है पेशेंट चेकलिस्ट फॉर्म में फिल आउट करेगा। उसके बाद सब कुछ प्रोसीड्यूर्स होने के बाद पेशेंट का कंसेंट लेना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज द प्रेग्नेंट वुमेन का हम लोग एमआरआई कर रहे हैं, अगर उसको कॉन्ट्रास्ट देना है तो कुछ भी रिस्क हो सकता है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट। पेशेंट से जो है कंसेंट हमें प्रॉपर लेना होगा। तो पेशेंट से प्रॉपर कंसेंट लेने के बाद जो है उसके बाद हम लोग सेफ वे में एमआर एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को पोजिशनिंग करके उसके बाद हम लोग प्रोटोकॉल को परफॉर्म करेंगे। ड्यूरिंग पोजिशनिंग द पेशेंट ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रेग्नेंट वुमेन को जब भी हमें एमआरआई करना है तो हमें देख लेना है कि उसके शरीर का कोई भी पार्ट लूप फॉर्मेशन ना करे। जो अगर लूप फॉर्मेशन होगा तो ईडी करंट का फॉर्मेशन होगा, और ईडी करंट का फॉर्मेशन होगा तो पेशेंट को आरएफ बर्न हो सकता है। साथ ही साथ पेशेंट को हेडफोन लगा देना है फॉर द हियरिंग प्रोटेक्शन, बिकॉज हमें पता है कि एमआरआई करते वक्त गैडियन कॉइल से बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, एंड दैट नॉइज़ मतलब जो प्रोड्यूस होता है वो पेशेंट के लिए डिस्टर्बिंग एंड पेशेंट को हियरिंग इम्पेयरमेंट भी कर सकता है। सो हमें वो कर देना है। साथ ही साथ पेशेंट का जो हैंड्स है वो हैंड्स को भी प्रॉपरली आपका टेबल में रख देना है, कहीं वो हैंड्स जो है पेशेंट का जो टेबल टॉप एंड द काउच है उसका बीच में ना रह जाए, तो हैंड जो है अटक सकता है, फिंगर्स अटक जा सकता है। साथ ही साथ टेबल के नीचे के तरफ में हैंड भी रहना चाहिए। तो वो क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है कि अब जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक बोर और टेबल के बीचों बीच जो है फंस सकता है। सो ये सब प्रिकॉशंस आपको लेना पड़ेगा टू परफॉर्म द एग्जामिनेशन। एंड आफ्टर एंड अगर हमें पेशेंट को गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना है तो करने के बाद और एग्जामिनेशन के ख़त्म होने के बाद पेशेंट को कम से कम 30 से 1 घंटा पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए बैठा के रखना है। अगर कोई रिएक्शन होगा तो हमें हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सो द कंक्लूजन इज, हाँ, हम एमआरआई एग्जामिनेशन प्रेग्नेंट वुमेन में कर सकते हैं। हाँ, हम लोग गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का प्रयोग प्रेग्नेंट वुमेन में कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? तब कर सकते हैं जब पेशेंट का बेनिफिट ज़्यादा हो, रिस्क से। रिस्क कम हो, बेनिफिट ज़्यादा हो, मतलब हमें रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करना है और रिस्क बेनिफिट एनालिसिस के माध्यम से ही डिसीजन लेना है कि प्रेग्नेंट वुमेन का हमें एमआरआई करना है कि नहीं, और कॉन्ट्रास्ट एनहांस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को परफॉर्म करना है कि नहीं, गैडोलिनियम को इंजेक्ट करना है कि नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स and don't forget to subscribe this channel.